अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट जुलाई 2024 के सीरीज़ में इंशाल्लाह उर्दू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे ताकि हम सवालात से फ़ैमिलियर हो सके, हमारी कॉम्प्रहेंशन स्पीड बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में सवाल को समझकर जवाब मुंतखब करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेशन है इस सेशन के अंदर। सवाल नंबर 1 है, उर्दू तदरीस में मिसालों का इस्तेमाल क्यों अहम है। जो भी हम प्राइमरी लेवल पर जो तदरीस के दौरान मिसालें देते हैं वो तदरीस के अंदर अहमियत क्यों रखते हैं। ऑप्शन 1 है बच्चों को तफरी फ़राहम करने के लिए, बच्चों को मौज़ूआत समझाने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चों को इम्तिहान की तैयारी कराने के लिए और ऑप्शन डी है बच्चों की तहरीरी महारत बढ़ाने के लिए। बताइए। सेकंड ऑप्शन सर। चलिए, तो यहाँ पर मिसालों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के आसान सवालात बहुत कम आते हैं, लेकिन हमें फ़ैमिलियर होना है और हमको आदत होना, इसलिए हम आपको इस तरह की प्रैक्टिस से दे रहे हैं। इसमें आज के सेशन में सिंपल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और हार्ड भी है। तीनों किस्म के सवाल हमने इसके अंदर मिक्स किए हैं। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए, कुछ सवालात में ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें 3 एब्सोल्युटली रॉन्ग होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ सवालात ऐसे आते हैं जो आपको 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं जो कि वो जवाबात हो सकते हैं। उसमें भी आपको मुंतखब करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट का आपको इंतखाब करना होता है। तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं, इसलिए 4th और 3rd बिल्कुल कट जाते हैं। ठीक है, कभी कभार जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उर्दू की या फिर वो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं तो वो कभी कभार फर्स्ट वाला भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि मिसालों का इस्तेमाल हम क्यों दे रहे हैं, बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए, दिलचस्पी के लिए। लेकिन सही पेडागॉजी उसके पीछे ये है कि तलबा को मौज़ूआत समझाने के लिए हम मिसालों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, इब्तिदाई जमातों में कहानी की तरतीब किस लिए अहम है। इब्तिदाई जमातों में कहानी सुनाकर, आपने देखा है पिछले सवालात में भी बार बार इस चीज़ का तज़किरा हुआ है। तो यहाँ पर कहानी की तरतीब क्यों अहम है। ऑप्शन ए है बच्चों को क़िस्से याद कराना मकसूद है आपका। ऑप्शन बी है बच्चों को तहरीरी सलाहियत फ़रोग़ देने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चों की तज्ज़ियाती सलाहियत को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए। जी, थर्ड ऑप्शन सर। और बाकी लोग बताएं जवाब सही हो या गलत, आप बताते चलें। ऑप्शन सेकंड। जी, और ऑप्शन थर्ड। जी, 3rd, 2nd और किसी का है। चलिए, 3rd और 2nd जवाबात आए हैं। तो यहाँ पर आप दोनों भी जवाबात के करीब आ चुके हैं, मतलब 2 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जो है आपके लिए वो है बच्चों की तज्ज़ियाती सलाहियत को बढ़ाने के लिए। सवाल में जिस चीज़ को तवज्जो दिलाई गई है वो है कहानी की तरतीब। कहानी की तरतीब से मुराद ये होता है कि किरदार कौन से हैं कहानी में, ठीक है, उस पहले शुरू तो उसका उन्वान क्या है, किरदार क्या है, उसका प्लाट क्या है, फिर उसका अंदर जो मरकज़ी मौजू क्या है, उसके बाद उसका इख्तिताम कैसा हो रहा है। ये कहानी की तरतीब इस तरह की होती है। तो फिर ये कहानी की तरतीब किसी भी इब्तिदाई जमातों में आपने देखा होगा कि टीचर या फिर पेरेंट्स बच्चों को छोटे छोटे कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने भी अपने कभी छोटे बच्चों को साथ गुफ्तगू की है किसी कहानी के ऊपर, तो फिर आप बार बार बच्चों से पूछते हैं, अच्छा बेटे फिर क्या होता, शेर आता, उसके बाद क्या होता बेटे, तो फिर वो तक शेर आता है, फिर क्या होता बेटे, तो उधर से हाथी आता है। तो ये जो स्टेप्स हैं, तो ये बच्चों की तरतीब क्यों अहम रखती है कहानी की, इसलिए अहम रखती है कि बच्चों के अंदर तज्ज़ियाती एनालिसिस की सलाहियत पैदा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। सेकंड ऑप्शन पर भी बात हुई है बच्चों की तहरीरी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए। तो यहाँ पर इब्तिदाई जमातों में हम बच्चों को कहानियाँ लिखाते हैं कि सुनाते हैं, क्या करते हैं जी, कहानी सुनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों की तहरीरी सलाहियत की बात होगी क्या फिर।
नहीं नहीं। जी, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको थोड़ा सा गौर करें तो आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है सवाल नंबर 3, तकमीली पढ़ाई का क्या मकसद है। ये ऐसे सवालात हैं जो किसी के दरसी किताब में या सीटेट की किताब में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बड़ी मेहनतों से सवालात आपके लिए तैयार किए हुए, टाइम लगता है सवाल बनाने के लिए, कुछ चीज़ें नई भी हो सकती है आपके लिए। सवाल नंबर 3 ऐसा है कि तकमीली पढ़ाई का क्या मकसद है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी कभी कभार यूज़ हो जाती जो आपने सीटेट की बुक में नहीं पढ़े। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आपने क्या समझे हैं मुझे बताइए। तकमीली पढ़ाई का क्या मकसद है? बच्चों को इम्तिहान की तैयारी कराना, बच्चों को क़वाइद की मश्क कराना। ऑप्शन 3 है बच्चों को मुताल्ले की आदत डालना है। ऑप्शन डी है बच्चों को निसाब मुकम्मल करना है। चलिए, ये सवाल किस मौजू से वाबस्ता है तकमीली पढ़ाई, और आप इसका जवाब क्या होना चाहिए? जवाब सी ऑप्शन थर्ड। अच्छा, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड आप कह रहे हैं मुताल्ले की आदत डालना, ठीक है। तो अगर आपका जवाब मैं अगर सही कह दूं तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, कोई बताएगा? बच्चों में मुताल्ले की आदत पैदा करना। और मुझे ये भी बताइए ये सवाल कहाँ से माखूज़ है, मतलब किस उन्वान से है? सर वो तकमीली पढ़ाई, तकमीली यानी कि बच्चों को आला दर्जे की स्टडीज़ फराहम करना, उसलिए उसमें सलाहियत को तकमील देना, बच्चों की सलाहियत को बढ़ाना, उसलिए उसका जवाब थर्ड आएगा। जी, ठीक है। कहीं आप किसी हद तक आपका जवाब सही है, लेकिन तकमीली पढ़ाई जिस उन्वान से यहाँ पर सवाल में आई है वो है तकमीली कदर पैमाई से, ठीक है। हमने इवैल्यूएशन के कदर पैमाई के 2 सूरतें देखे हैं, तकमीली कदर पैमाई और तश्कीली कदर पैमाई, ठीक है। तश्कीली के तो आप जानते हैं, तकमीली हम जानते हैं कि निसाब के तकमील होने पर हम उस चीज़ का इनेकाद करते हैं तकमीली कदर पैमाई का, तो उसी से माखूज़ है ये तकमीली पढ़ाई, ठीक है। और इस तकमीली पढ़ाई के अंदर हम क्या जांचते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, किस सबक के ताल्लुक़ से निसाब में क्या क्या सीखा है। इसलिए इस रूह से आपका जवाब बिल्कुल सही है। बच्चों के अंदर मुताले की आदत डालना, कि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, सबक को समझेगा, सवाल याद करेगा, मुताला करेगा, बहुत सारी चीज़ें तकमीली कदर पैमाई के लिए बच्चों के ऊपर आती हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4 आपके सामने, ज़बान के खेल किस तरह मददगार होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि तालीमी मैदान में या दर्स व तदरीस में ज़बान के खेल किस तरह मददगार होते हैं, बताइए। ऑप्शन 1 है बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चों को किताबें पढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों को लिखने की मशक कराने के लिए। ऑप्शन ए सर। बाकी लोग भी बताइए। ऑप्शन ए। चलिए, मेजॉरिटी ऑप्शन ए पर आ रही है। आपका जवाब दुरुस्त है, बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, ज़बान की तदरीस में इनामात का क्या फ़ायदा होता है। सज़ा व जज़ा, इनामात, हौसला अफजाई, इसका क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन ए है बच्चों को इम्तिहान में अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों की मेहनत और हौसला अफजाई करने के लिए, बच्चों को क़वाइद सिखाने के लिए, बच्चों को किताबें पढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। जी, चलिए, आसान सवाल है, सही जवाब है बच्चों की मेहनत की हौसला अफजाई करने के लिए आप तदरीस में इनामात देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सवाल नंबर 6 है आपके सामने, क्लासरूम की सरगर्मियों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। क्लासरूम की सरगर्मियों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। ऑप्शन ए है बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों की ज़बानी और तहरीरी महारत को फ़रोग़ देने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चों को तफरीह फराहम करने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों को क़वाइद की मशक करने के लिए। सवाल है क्लासरूम की सरगर्मियों का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। ऑप्शन डी। जी, बताइए। सेकंड ऑप्शन। चलिए, सेकंड। ओके, सही जवाब है बच्चों की ज़बानी और तहरीरी महारत को फ़रोग़ देने के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, ज़बान के सीखने में हम जमातों के ग्रुप क्यों मुफीद है। हम जमात हम
तमाम मज़ामीन में सीटेट में पढ़े हैं। हम जमात को पीयर ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, ज़बान सीखने में हम जमातों के ग्रुप क्यों मुफीद होते हैं? ऑप्शन ए है बच्चों को खेलने के मौक़े फ़राहम करने के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों को ग्रुप में काम करने की आदत डालने के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों की समाजी महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ऑप्शन डी है बच्चों की तहरीरी सलाहियत बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, जी, थर्ड नंबर वाला। ओके, सही जवाब है बच्चों की समाजी महारत को फ़रोग़ देने के लिए। पीयर ग्रुप का मकसद ही यही है कि बच्चों के अंदर समाजी महारत पैदा हो, बच्चे एक दूसरे को समझे, कोऑपरेशन का जज्बा पैदा हो, बाहमी, ये सब ऑप्शंस में आ सकते हैं। बाहमी ताउन का जज्बा पैदा होता है, एक दूसरे को समझने की सलाहियत पैदा होती है, ताउन का नज़रिया पैदा होता है, एक साथ काम करने का, यकजहती का, ये सब इसके पीछे पेडागॉजी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, ज़बान के सीखने के अमल में बहस मुबाहिसे का क्या किरदार है? लैंग्वेज जब आप टीचिंग करते हैं तो फिर वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन का क्या किरदार है, बहस मुबाहिसा का? सर, बच्चों की ज़बानी महारत को फ़रोग़ देने के लिए, बच्चों को लिखने की मशक़ कराने के लिए, बच्चों को इम्तिहानी तैयार करने के लिए, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए। सही जवाब, ठीक है। तो ये जो सवालात गुज़र रहे हैं, तो इसमें से आपको ये सवालात की नौइयत किस तरफ जा रही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सब अप्लाइड टर्म्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि बहस मुबाहिसे का तरीक़ा है, फिर पीयर लर्निंग का तरीक़ा है, ठीक है। ये सब टूल्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं ज़बान की तदरीस के अंदर। तो ये भी चीज़ें कभी बहुत सारी अक्सर सवालात में पूछा जाता है, स्ट्रेटजीज़ को लेकर, उसूल को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9, लुगात का इस्तेमाल किस तरह मददगार साबित होता है? यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल आपकी तदरीस में। इससे पहले भी सवालात की नौइयत बदल कर डिक्शनरी पर, लुगत पर सवाल पूछे गए हैं। लुगत का इस्तेमाल किस तरह मददगार होता है? ऑप्शन ए है बच्चों की तहरीरी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों को नए अल्फाज सिखाने के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए, ऑप्शन डी है बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी कराने के लिए। ऑप्शन बी। सेकंड। ऑप्शन बी। चलिए, आज अच्छी बात है कि आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है बच्चों को नए अल्फाज सिखाने के लिए। इसी यूट्यूब पर हमने शॉर्ट्स में एक सवाल डाले थे इसी से मुताल्लिक़, तो वहाँ पर ऑप्शन चेंज थे, याद आया मिसबा? जी सर। तो वहाँ पर शॉर्ट में ऑप्शन अलग थे, लेकिन नए अल्फाज या अल्फाज की दुरुस्तगी, इस तरह के ऑप्शंस वहाँ पर दिए हुए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, तहरीरी जांच का क्या मकसद होता है? जब भी आप तलबा की तहरीरी जांच लेते हैं, उसका क्या मकसद है? ऑप्शन ए है बच्चों की याददाश्त का इम्तिहान लेते हैं आप, ऑप्शन बी है बच्चों की तहरीरी सलाहियत को जांचते हैं, ऑप्शन सी है बच्चों को निसाब याद कराते हैं, ऑप्शन डी है बच्चों को तफरी फराहम करना आपका मकसद है। सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि और एक बार सोचिए तो क्या जवाब देंगे आप? फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, पहला जवाब सही है, ठीक है। इस तरह अगर दोबारा आपने सोचे तो गलत जवाब नहीं आना, पहले जो सोचे आपने वो मुसम्मम आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। कि तहरीरी जांच का मकसद क्या होगा? बच्चों की तहरीरी सलाहियत को जांचना, यही उसका मकसद है, ठीक। याददाश्त की जांच के लिए आप दीगर वसाइल का, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को निसाब याद कराना इसका मकसद नहीं है, बच्चों की तहरीरी जांच का मकसद तहरीरी सलाहियत को जांचना ही उसका मकसद है। सवाल नंबर 11 है, तशख़ीसी जांच। अब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तशख़ीसी तदरीस का मकसद क्या है? बच्चों की खामियां जांचना, बच्चों की कारकर्दगी की जांच करना, या फिर बच्चों की गलतियों को दुरुस्त करना, या बच्चों की इस्तिताअत का अंदाज़ा लगाना। तशख़ीसी तदरीस, रेमेडियल टीचिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग, यहाँ पर अल्फाज मिस्टेक हैं। क्या होगा जवाब?
जी, बच्चों की गलतियों को दुरुस्त करना, बच्चों की खामियां जांचना, बच्चों की कारकर्दगी की जांच। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन जो गुलाबी कलर में जो जवाब है, वाला ऑप्शन। गुलाबी कलर में जवाब है उसका, बच्चों की इस्तिताअत का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, तदरीसी इमदाद, टीचिंग एड्स। तदरीसी इमदाद को उर्दू में टीचिंग एड्स कहते हैं। टीचिंग एड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? बच्चों की तफरीह होती है उसमें, बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी है बच्चों की लिखने की सलाहियत को बढ़ाना। ऑप्शन डी है बच्चों की याददाश्त को बेहतर बनाना। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड रुखसार, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। बच्चों की पढ़ाई को आसान करना यही टीचिंग एड का मकसद है। ठीक है, सवाल नंबर 13 है तदरीसी तरीक़ेकार के किस उसूल में बच्चों की साबिक़ा मालूमात को मद्देनज़र रखा जाता है? कौन सा तरीक़ेकार है या फिर तदरीसी तरीक़ेकार के कौन से उसूल के मुताबिक बच्चों की साबिक़ा मालूमात को मद्देनज़र रखा जाता है? ऑप्शन ए है इनफ़रादी तदरीस, ऑप्शन बी है तालीमी मक़ासिद, ऑप्शन सी है इल्म की तामीर और ऑप्शन डी है अमली तजुर्बात। थर्ड ऑप्शन। बाकी लोग बताइए जवाब क्या हो सकता है? सानिया मैडम, समरीन मैडम, आयशा मैडम। ऑप्शन थर्ड सर। थर्ड सर। चलिए, कुछ किसी ने सेकंड भी कहा था, किसी ने सेकंड कहा है कि जवाब नहीं सर, सबने थर्ड ही कहा। ओके, तो हम सवाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि तदरीसी तरीक़ेकार के किस उसूल में बच्चों की साबिक़ा मालूमात को मद्देनज़र रखा जाता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 ही है, इल्म की तामीर, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। CDP के अंदर भी है ये, उर्दू के अंदर भी मिलेगा, दीगर लैंग्वेजेज के अंदर भी मिल जाएगा। न्यान रचना इसे कहते हैं, इल्म की तामीर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंदर ख़ास तौर पर मौलिम को चाहिए या मौलिम इस चीज़ का ख़याल रखता है कि तलबा की साबिक़ा मालूमात कितनी है, उसी की बुनियाद पर नई मालूमात को देकर इल्म की तामीर की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ ज़हन नशीन रखें। सवाल नंबर 14 है आपके सामने, प्याजे के मुताबिक, बाकी लोग को नज़र आ रहा है? जी सर, नजर आ रही है स्क्रीन। चलिए, सवाल नंबर 14 है आपके सामने, प्याजे के मुताबिक बच्चों की इल्मी तरक्की के मराहिल में कौन सा मरहला पहले आता है? बहुत आसान सवाल है। सेंसरी मोटर। जी, शाहीन परवीन मैडम है ना? जी सर। जी, प्याजे के मुताबिक बच्चों की इल्मी तरक्की के मराहिल में कौन सा मरहला पहले आता है? हर कोई अपना जवाब देके छोड़ दीजिए, बताइए जवाब कौन आसान? प्याजे की प्री ऑपरेशनल और प्याजे की थ्योरी याद है ना सभी को? कोई बताएगा? कोई बताएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उसमें 4 स्टेजेस बताया था जी। इसमें पहला स्टेज था सेंसरी मोटर का। जी, फर्स्ट। किसी ने प्री ऑपरेशनल भी कहा है? जिसने प्री ऑपरेशनल कहा है वो समझ लीजिए, या फिर आप रिवाइज कर लीजिए, या फिर आप यहीं पर क्लियर कीजिए। सबसे पहले जो प्याजे की थ्योरी है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में देखी हुई है। ठीक है, प्याजे के
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने देखे कॉग्निटिव ज़हानत के डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहली स्टेज उसकी सेंसरी स्टेज थी, ठीक है। ये कहाँ से, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक, जहाँ पर बच्चा अपने सेंस के ज़रिए सीखता है, अपने हिस्स के ज़रिए सीखता है, ठीक है। उसके बाद शुरू होती है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नंबर 3, और नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये 4 स्टेप्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहली जो है वो सेंसरी मोटर है, सबसे आसान जवाब है सवाल नंबर 14 का फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, लास्ट है ये सवाल आज के सेशन का, वैगोट्स्की के ताल्लुक़ से है। वैगोट्स्की के नज़रिए में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? आपने उर्दू के अंदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब समझे हैं, उसकी जांच करेगा ये सवाल। बच्चों के सीखने की सलाहियत की हद है, सिर्फ निसाब की तकमील है, या तुलबा की तख्लीक़ी सलाहियत का मरला है, या फिर सरगर्मी के ज़रिए तुलबा की आमोजिश है? बताइए। ऑप्शन 3 है क्या? 3rd ऑप्शन, 4th वाला। और जो पार्टिसिपेंट हैं बताइए 4th, सही हो या गलत, आपके लिए चांस है। 3rd, ओके, फर्स्ट वाला 3rd। चलिए ठीक है, तकरीबन जवाबात आ चुके हैं। जो लोग खामोश हैं वो बाद में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है वैगोट्स्की के नज़रिए में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने वैगोट्स्की के अंदर देखे थे, हमने ऑफलाइन के अंदर भी और ऑनलाइन के अंदर भी 2 चीज़ें इस तरह की बताए थे, ठीक है, कि ये 2 स्टेजेस हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ फर्स्ट वाला, ये तालिब इल्म की हकीकी स्टेज है, पोटेंशियल है उसका, एक्चुअल पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो मरला है जहाँ पर टीचर उसकी या उसका जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन है, MKO, ठीक है, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो स्टूडेंट की मदद करता है, टेम्परेरी हेल्प करता है ZPD के अंदर, तो वो क्या करता है कि तालिब इल्म की एक्चुअल पोजीशन से उसका जो हदफ टारगेट है कि कहाँ तक बच्चे को पहुँचाना है, ठीक है, यहाँ तक बच्चे को पहुँचाना है, उसकी जो स्किल्स हैं या उसका एक्सपेक्टेड पोटेंशियल है, वहाँ तक पहुँचाने के अमल को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके तमाम जवाबात गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर कि बच्चों के सीखने की सलाहियत की हद है, ठीक है। अब याद रखें, इस फिगर को याद रखें, इस तरह के जो मैंने ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी हमने आपको बताए थे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आपके जो कोई भी फ्रेंड्स हैं, D.Ed के एग्ज़ाम अब तकरीबन ख़त्म होने पे हैं, लास्ट पेपर हैं, अपने पास भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी पेपर ख़त्म होने पे हैं, तो यहाँ से आप लग जाइए क्योंकि आपका सिलेबस तकरीबन हो चुका है। जिनके पास बुक्स हैं रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स कीजिए, प्रीवियस पेपर्स कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर फ्रैंकली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.